ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिट नंबर 3। अभी तक हमने कंप्लीट किया यूनिट नंबर 1, 2, 3। आज हम देखेंगे यूनिट नंबर 4। ये क्या होता है? नर्सिंग मैनेजमेंट और मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। सो नाम से इसको मीनिंग है, मतलब लाइक साइकाट्रिक डिसऑर्डर आएगा ड्यू टू एनी प्रॉब्लम इन द सीएनएस सिस्टम, मैक्सिमम सीएनएस सिस्टम। सो वही में प्रॉब्लम क्या होगा? अनाटॉमिकली फिजियोलॉजिकली दिक्कत होगा, इसी वजह से साइकाट्रिक डिसऑर्डर आ सकता है। सो उसका क्लासिफिकेशन, क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोस्टिक डिसऑर्डर, वही क्लासिफिकेशन के अंदर मेनली वी विल सी डेलीरियम एंड डिमेंशिया। क्लियर? डेलीरियम, डिमेंशिया एंड अम्नेस्टिक डिसऑर्डर, ये 3 मेन क्लासिफिकेशन एज पर आईएनसी आपको सिलेबस में दिया है। सो उसको ईटियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, मैनेजमेंट पूरा हम आज देखेंगे। क्या होता है ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर? इट इज a psychosocial or behavioral disorder associated with transient or permanent dysfunction, brain dysfunction। क्लियर? इधर हमारा ब्रेन में अनाटॉमी फिजियोलॉजिकली परमानेंट प्रॉब्लम होगा और टेम्पररी प्रॉब्लम होगा। क्लियर? इधर डीजनरेटिव प्रॉब्लम हो गया, ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत होगा, अनाटॉमी में प्रॉब्लम होगा, समझ में आए, लाइक ब्लड वेसल्स और ब्रेन, सेरिब्रम, उसी में दिक्कत होगा। सो हियर यू कैन सी इंडिपेंडेंटली डायग्नोसेबल सेरिब्रल डिजीज और डिसऑर्डर। सो बिकॉज ऑफ दैट हम बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया हम अच्छे से डायग्नोसिस क्लासिफाई कर सकते विद द हेल्प ऑफ ICD-10। सो ICD-10 में इन लोग ने क्लासिफाई किया है F0 में। क्लियर? सबको पता है ना ICD-10 क्लासिफिकेशन क्या होता है, DSM-4 क्लासिफिकेशन क्या होता है। सो उसके साथ साथ दे हैव गिवन दी ICD-10 का क्लासिफिकेशन कहाँ से शुरू किया? F0 से F9 तक। ये आपको सपोज 5 मार्क में भी क्वेश्चन आएगा और 15 मार्क में भी क्वेश्चन आ सकता है। डिस्कस इन डिटेल अबाउट ऑर्गेनिक अम्नेस्टिक डिसऑर्डर और लाइक ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम, और दे विल आस्क लाइक OBS और लाइक क्या होगा बच्चों? OBD, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। समझ में आ गया ना? सो इन लोग ने लाइक क्या दिया है? डिमेंशिया एंड अल्जाइमर डिजीज, वैस्कुलर डिसऑर्डर, ये पूरा क्लासिफिकेशन हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे। बट सारा प्रॉब्लम किस वजह से होता है? मतलब ड्यू टू डैमेज इन ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड वेसल्स, ब्लड टिश्यूज इन द CNS सिस्टम। समझ में आया ना? सो इन डेप्थली अभी हम पढ़ाई करेंगे। सो अपार्ट फ्रॉम दैट मेन क्लासिफिकेशन एज पर इंडियन क्लासिफिकेशन और अपना सिलेबस में इन लोग ने डिमेंशिया, डेलीरियम एंड अम्नेस्टिक डिसऑर्डर दिया है। सो डिमेंशिया में क्या होगा? मैं ओवरव्यू दे रही हूँ। So like dementia में we will get the memory loss, either temporary memory loss will be there, clear, recent memory loss, immediate memory loss होगा। whereas delirium में क्या होगा? delirium tremor will be there and clouding of consciousness will be there, clear? ये पूरा हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे। so amnestic disorder, organic amnestic disorder ना मतलब thiamine deficiency होगा। so ये 3 क्लासिफिकेशन हम आज इन डेप्थली पढ़ाई करेंगे। so मैंने बोला it is a broad category of brain disease that causes a long term or gradual decrease in ability of thinking or remember the memory power। समझ में आ गया? मतलब धीरे धीरे मेमोरी पावर कम होगा for particular period of time और particular incident, particular situation इनको recall नहीं कर पाएगा। that is called as dementia, clear? so apart from that they will have a symptoms of emotional problem, difficulty in the languages and decrease in the motivation। ये पूरा cognitive functions के ऊपर, emotional functions के ऊपर दिक्कत होगा। clear? apart from psychomotor activity, mood and all those things, perception के अलावा वही पूरा छोड़ के इधर they will have a problem in emotion, language and thinking, cognitive function में दिक्कत होगा। इसलिए हम लोग हमेशा बोलता है cognitive functions नॉर्मली क्या होता है? thinking, thought, judgment, attention होता है ना, उसमें दिक्कत होगा। so according to this author इन लोग ने क्या बोल रहे? it is defined as loss of previous level of cognitive function, executive and the memory। इसका मीनिंग सबको पता है ना? मतलब एक इवेंट के पहले क्या होता है, एक इवेंट के पीछे क्या होता है। so in dementia में they will have a previous level of cognitive function, situations, memory, thoughts, सब कुछ forget होता है। that is called as क्या होता है? dementia। and it is a global impairment of intellectual function। global in the sense सब कुछ मैंने अभी explain किया ना। cognitive functions क्या होता है? thought, like reasoning, judgment, memory, अपार्ट फ्रॉम दैट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, सब कुछ में डिस्टर्ब होता है। एंड उसका क्लासिफिकेशंस और ईटियोलॉजी इन लोग ने दिया है। वन इज अबाउट अल्जीमर टाइप, वो सबको पता है, इट इज ए डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, उसमें भी लाइक मेमोरी इंपैक्ट पड़ता है। वैस्कुलर डिमेंशिया, ये ड्यू टू वेसल्स, और वैस्कुलर मीन्स व्हाट? ब्लड वेसल्स में ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, इसी वजह से भी मेमोरी लॉस और डिमेंशिया सिम्टम्स आता है। डिमेंशिया ड्यू टू HIV, बिकॉज इट इज ए लॉन्ग टर्म इन्फेक्शियस डिजीज है ना, इसलिए इस HIV का वजह से भी डिमेंशिया आ सकता है।
ड्यू टू हेड ट्रॉमा यानी क्रॉनिक हेड इंजरी या सिवियर हेड इंजरी हो गया, दैट ऑल्सो विल कॉज मेमोरी इम्पैक्ट। सबको पता है ना, मतलब ट्रॉमा से रिकवरी होके आ रहे हैं ना, नो प्रॉब्लम, रिकवरी नहीं हो रहे, मेमोरी रिकॉल नहीं हो रहे ना, देयर आर चांसेस ऑफ डिमेंशिया। Apart from that, Lewy body disease also, it is one type of disorder, इसी वजह से भी हो सकता है, and due to Parkinson disease, Huntington disease and the Pick disease। so ये पूरा मेडिकल डिसऑर्डर का वजह से भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर डिमेंशिया आ सकता है। अभी हम इन डेप्थली पढ़ाई करेंगे। सो फर्स्ट थिंग, डिमेंशिया इन अल्जाइमर डिजीज, ही इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिम्टम्स ऑफ लाइक DSM-4 में हम पढ़ाई कर सकते हैं, बट एग्जैक्ट कॉज हम लोग नहीं बोल सकते। सबको पता है साइकेट्रिक में मैक्सिमम डिसऑर्डर को एग्जैक्ट कारण वी कैन नॉट टेल, बेस्ड ऑन द थियरीज, बेस्ड ऑन द प्रीवियस लिटरेचर वी कैन टेल दिस मे बी द ईटियोलॉजी। सो इन लोग ने क्या बोल रहे, मेनी हाइपोथेसिस हैज सजेस्टेड, मेनी कॉन्सेप्ट, मेनी पुराना थियरीज ने सजेस्ट किया है, दे विल हैव द डिफरेंट सिम्टम्स, लाइक व्हाट इज दैट इज एसिटाइलकोलिन अल्टरेशन। मतलब सबको पता है न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है बच्चों, एक टाइप से एसिटाइलकोलिन, उसमें दिक्कत होगा, एंड दे विल हैव ए प्लेक एंटांगल्स, हेड ट्रॉमा एंड जेनेटिक फैक्टर। सो बेस्ड ऑन दिस आल्सो दे विल हैव ए डिमेंशिया ऑफ अल्जाइमर डिजीज। ये प्रॉब्लम जीएनएस सिस्टम, ब्रेन और सेरिबेलम और सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक में प्रेजेंट है ना, देयर आर द चांसेस ऑफ डिमेंशिया एंड इट विल हैव psychiatric disorder also। so next classification, vascular dementia। so vascular and इधर देखो आप myocardial infarction पढ़ाई किया होगा ना, so infraction in the sense lack of blood supply to the particular tissue or particular organ। so इसी वजह से भी they will have the dementia due to the significant cerebrovascular disease। the blood vessels क्या होगा of the brain may be affected and progressive intellectual disorientation will be present। so intellectual na cognitive function like thinking, judgment, reasoning, answering, attention, concentration सब कुछ में दिक्कत होगा। क्यों दिक्कत होगा? due to lack of blood supply, इसलिए नाम दिया है vascular dementia। क्लियर। एंड सिम्टम्स क्या होगा? रिजल्ट फ्रॉम डेथ ऑफ द नर्व सेल्स। सबको पता है ना, लाइक हमारा सीएनएस सिस्टम ब्रांच, इट इज लाइक रूट, हमारा नर्व्स पूरा स्प्रेड होता है ना, सो उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं जा रहा ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजुरी और ओल्ड एज प्रोसेस और अदर क्रॉनिक मेडिकल डिसऑर्डर, dementia, vascular dementia will come। high blood pressure also one of the most chance for getting वैस्कुलर डिमेंशिया। क्लियर। सबको पता है हार्ट में बेसिक प्रॉब्लम ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन शुरू हो रहा है, वो दवा से मैनेज नहीं कर पा रहे और ट्रीटमेंट नहीं कंटिन्यू हो रहे, डेफिनेटली फ्यूचर में ओल्ड एज का वजह से, एज फैक्टर का वजह से, डीजेनरेशन का वजह से ये प्रॉब्लम आ सकता है। Clear? And next we are moving on to dementia due to immunological, that is HIV। HIV is a virus, इसलिए AIDS होता है, so इसके कारण भी डिमेंशिया आ सकता है। So they are telling about like it produce a diminishing illness caused by HIV associated with cognitive and the motor factors। so इसमें कहाँ दिक्कत होगा? मोटर फंक्शन एंड कोग्निटिव, सबको पता है, मतलब सोचना में दिक्कत हो रहा है ना, काम करना में दिक्कत होगा, सो कोग्निटिव में भी दिक्कत होगा, सेम टू सेम डेली एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटी, मोटर एक्टिविटी में भी दिक्कत होगा। सो दिस डिसफंक्शन ऑलवेज कैन लीड टू brain infection by the other organisms and also appears to cause the dementia directly। so it is a long term problem। सबको पता है HIV, AIDS और this problem, immunological disorder is a long term problem। वो सही नहीं हो रहे, मैनेज अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे, it may lead into psychiatric problem that is called as what? dementia due to immunological problem। next is dementia due to Lewy body disease। so इधर क्या होगा? due to eosinophilic factor they will have a problem in the cerebral cortex and ब्रेनस्टर्म, सो उधर दिक्कत होगा, इसी वजह से भी डिमेंशिया आ सकता है। क्लियर। एंड दिस पेशेंट्स आर हाईली सेंसिटिव टू एक्स्ट्रापिरामिडियल इफेक्ट। सबको पता है ना, EPS सिंड्रोम और एक्स्ट्रापिरामिडल सिंड्रोम साइड इफेक्ट्स ड्यू टू एंटीसाइकोटिक ड्रग। सो सबको पता है साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग क्या होता है? एक्स्ट्रापिरामिडल सिंड्रोम। ये भी आपको 2 मार्क और 5 मार्क में भी क्वेश्चंस आएगा। So because of this effect also they may lead into dementia। Clear? It is a multi-organ factor and it is very progressive and irreversible। ये problem क्या होगा? It is irreversible, मतलब recovery नहीं कर पाएगा। Degenerative process मतलब एक ही टाइम शुरू हो गया, मतलब शुरू हो गया, हमको नया फेस में नहीं ले पाएगा। So this is called dementia due to Lewy body disease। Next क्या होता है? Due to Parkinsonian disease। पहले हम पढ़ाई करेंगे Parkinsonian disease क्या होता है। Degeneration का वजह से हमारा बॉडी
में मोटार कोऑर्डिनेशन, मोटार एक्टिविटी ऑल्टरेट होगा, डेफिसिट होगा. समझ में आया? मतलब फॉर एग्जाम्पल ये सामान हम पकड़ने के लिए दे रहे, दे कैन नॉट एबल टू होल्ड इट प्रॉपरली, दे कैन नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली, इनको कोऑर्डिनेशन दिक्कत होगा. So here in this disease there is a loss of nerve cells which is located in the substantia nigra and dopamine activity में भी दिक्कत होगा, मतलब कम होगा. डोपामाइन क्या होता है बच्चों? न्यूरोट्रांसमीटर, वही कम होगा, रिजल्टिंग इन इनवॉलेंट्री मसल मूवमेंट, स्लोनेस एंड रिजिडिटी. मतलब मसल मूवमेंट हमको कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएगा, कंट्रोल नहीं कर पाएगा, एंड इट में लीड इनटू स्लोनेस ऑफ द परफॉर्मेंस, समटाइम टाइटनेस एंड रिजिडिटी भी होगा. दैट इज कॉल्ड डिमेंशिया ड्यू टू अल्जाइमर डिसीज. बेसिक कारण, बेसिक सिम्टम तो पार्किंसोनिज्म ही होगा, बट साथ साथ डिमेंशिया का सिम्टम्स भी आएगा. क्या क्या सिम्टम है? दे आर टेलिंग अबाउट like memory impairment, short term memory loss, cognitive deficit पूरा आएगा. Clear? And next we will see dementia due to Huntington's chorea or Huntington disease. ये आपको 2 मार्क में भी क्वेश्चंस आएगा. Define Huntington's chorea or Huntington disease. It is transmitted as a midline dominant gene. Damage we can see at the basal ganglia and the cerebral cortex. ये दोनों एरिया में degeneration और disorder we can see. इसी वजह से भी memory और cognitive functions में दिक्कत हो सकता है. Clear? And the client usually declines in the profound state of dementia and ataxia. Ataxia क्या होता है बच्चों? Absence of muscle coordination और muscle function. वही symptoms हम लोग इधर देख सकते हैं. एंड द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज इज बेस्ड ऑन द एज ऑफ ऑनसेट. मतलब एज के अकॉर्डिंग, सिवियरिटी ऑफ प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम लोग सिम्टम देख सकते हैं. ये तो सिंपल है. मतलब डिमेंशिया में आपको 2 मार्क में क्वेश्चंस आएगा और 5 मार्क में आ रहे तो आप लोग मेडिकल डिसऑर्डर एंड साइकेट्रिक सिम्टम्स कंबाइन करके आप लोग स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं. डिमेंशिया ड्यू टू पिक डिजीज. पिक डिजीज इन द सेंस इट इज वेरी अननोन, बट मेनी थियरीज क्या बोल रहे? ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर, ड्यू टू जेनेटिक म्यूटेशन, इसी वजह से भी डिमेंशिया का सिम्टम्स आ सकता है. Clear? And next, dementia due to Creutzfeldt-Jakob syndrome. So it is an uncommon neurodegenerative disease which is caused by transmissible agent and slow virus. It is ये virus तो slowly spread होगा, but इसको exact कारण पता नहीं है. We can see the symptoms like involuntary movements, muscle rigidity and ataxia. Same like previous disorder. ये तीनों symptoms हम normally देख सकते हैं. So ataxia क्या होता है बच्चों? मतलब absence of muscle contraction, muscle function, muscle rigidity सबको पता है, tight होता है, without any कारण, without any function tight होता है. So all the symptoms we can see here. Symptoms may develop at any age. Adult में भी देख सकते हैं, but we can see the exact symptoms above 40 to 60 years. Any adult or adolescent age में भी symptom देख सकते हैं, but exact clinical symptom 40 to 60 years का बीच में ये symptom show करेगा. क्या क्या symptoms होगा? Like involuntary movement, muscle tightness or muscle rigidity and ataxia. These are the cardinal symptoms of dementia due to Creutzfeldt-Jakob disease. Clear? And next होता है dementia due to other general medical condition. So इसलिए मैं बोल रही हूँ, आप लोग याद रखना है, मेडिकल डिसऑर्डर का वजह से भी साइकेट्रिक सिम्टम्स आएगा बच्चों. मतलब क्रॉनिकली मेडिकल डिसऑर्डर लाइक HIV, कैंसर, इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम और अदर CNS इन्फेक्शन कुछ भी हो, so they also will create a medical conditions. Example, they are telling about some of the endocrinal conditions like hypoglycemia, ये पूरा एंडोक्राइन के अंदर ही आता है. हाइपोथायरॉइडिज्म और हाइपरथायरॉइडिज्म, पल्मोनरी डिजीज, हेपेटिक और रीनल फेलियर, ये दिस इज वेरी 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 कॉमन. ये तो रीनल प्रॉब्लम इज अ वेरी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम. यस और नो? सो इसी वजह से भी दे कैन गो फॉर डिमेंशिया सिम्टम्स. क्लियर? And what is that? Cardiopulmonary insufficiency, fluid electrolyte imbalance and nutritional deficiency, maximum thiamine deficiency. ये पूरा दिस आर द लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम. इसी वजह से भी एंड एज के साथ साथ डिमेंशिया आ सकता है. Clear? And next is what? Substance induced persisting dementia. So इधर क्या बोल रहे? It indicate dementia persists long after the effect of substance intoxication or substance withdrawal. हम alcohol dependent syndrome में, मतलब alcohol dependent syndrome में पढ़ाई किया होगा. One is called intoxication factor and one is called withdrawal factor. इसका मीनिंग है, सपोज आप सब्सटेंस विथहोल्ड कर रहे, ड्रॉप कर रहे, स्लोली डॉक्टर एडवाइस के अकॉर्डिंग, ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग ड्रॉप कर रहे, नो प्रॉब्लम. तुरंत स्टाफ कर रहे हैं, मतलब डेफिनेटली यू विल हैव द इफेक्ट ऑफ डिमेंशिया, दैट इज कॉल्ड एज अल्कोहल इंड्यूस्ड डिमेंशिया. एंड सपोज इंटॉक्सिफिकेशन हो गया, हमारा ब्लड में अल्कोहल का कंटेंट और लेवल ज्यादा हो गया, देन इट मे लीड इनटू डिमेंशिया. बट ये पूरा टेम्पररी प्रॉब्लम है.
आप कंटिन्यूअसली नॉर्मली डाइट फॉलो कर रहे, दवा ले रहे, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन फॉलो कर रहे हैं ना, वी कैन एबल टू मैनेज इट. सो दे आर टेलिंग अबाउट because of like alcohol inhalants use kar rahe and other substance if we are using like sedatives or hypnotics or anxiolytic, these are the drugs which will cause the alcohol induced dementia disorder. And suppose the toxic substance like lead ho gaya, mercury ho gaya, carbon monoxide, if they are working in any companies or chemical factories or industries, and organophosphate inhalation and industrial solvents. So ये पूरा chemical inhalation or solvents will cause, क्या cause करेगा बच्चों, अब बताइए, मतलब substance induced dementia. Clear? So this is one category. Next हम देखते हैं stages of dementia. So अभी तक हमने classification और etiology पढ़ाई किया है, मतलब डिमेंशिया ड्यू टू सब्सटेंस अब्यूज, मेडिकल डिसऑर्डर, अदर डिजेनरेटिव फैक्टर. सो नेक्स्ट हम चलते हैं हाउ द सिम्टम्स विल क्रिएट, मतलब शुरू में क्या क्या सिम्टम्स, माइनर सिम्टम्स होगा, सीवियर सिम्टम्स होगा, सिम्टमेटिक और ये सिम्टम होगा, वही पढ़ाई करेंगी. सो फर्स्ट स्टेज कब शुरू होगा, 2 to 4 ईयर्स में हम लोग मतलब सिम्टम्स ऑब्जर्व कर सकते हैं, इट इज ईयरली स्टेज. सेकेंड स्टेज कब शुरू होगा, 2 to 12 ईयर्स, 4 ईयर्स के बाद 12 ईयर्स तक वी कैन सी द सिम्टम्स. एंड थर्ड स्टेज क्या होगा, अप टू मतलब मोर देन ए ईयर, वी कैन कॉल इट एज ए stage 3. So first stage में maximum we can see the memory loss, that is also temporary memory loss. Temporary memory loss, for example डेली एक्टिविटीज होता है, मेरा ब्रश कहाँ रखा है, वॉच कहाँ रखा है, सावी कहाँ रखा, मैंने गैस ऑफ किया, ऑन किया, आप कौन है, डेली फेमिलियर एक्टिविटीज, फेमिलियर पर्सन को भूल जाता है, दैट इज कॉल्ड एज क्या होता है बच्चों, डिमेंशिया इन द अर्ली स्टेज. डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट इन द सराउंडिंग्स, मतलब इनको लाइक नेबर में, रिलेटिव्स में डेली मीट करते हैं ना, उनसे बात करने के लिए, आईपीआर मेंटेन करने के लिए इनको इंटरेस्ट नहीं आता है. दे विल बी वेरी वेग, वेरी साइलेंट, वेरी इंट्रोवर्ट. समझ में आ गया ना, हेसिटेंसी इन द इनिशिएटिंग इन द एक्टिविटीज. इसलिए मैंने बोला हूँ नया नया काम करने के लिए और रेगुलर काम करने के लिए मैक्सिमम इधर लाइक मेमोरी एंड द एक्टिविटीज में डिस्टर्ब होगा, दैट इज द इनिशियल सिम्टम ऑफ डिमेंशिया. समझ में आया, छोटे छोटे काम करने के लिए भी इनको आइडिया नहीं आएगा, कोऑर्डिनेशन नहीं आएगा, मेमोरी और रिकॉल पावर नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड इनिशियल सिम्टम. सेकेंड स्टेज क्या होता है, प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस, डिफिकल्टी फॉलोइंग द सिंपल इंस्ट्रक्शन. सपोज वी आर टेलिंग लाइट बंद करो, दे विल फॉरगेट. ये सामान उधर रखो, दे विल फॉरगेट. समझ में आया, अरे ये क्लोज करो, दे विल फॉरगेट. अरे इसको थोड़ा मतलब इधर जाके आओ, ये बोल दो, फोन से इधर बात करो. लाइक दिस स्मॉल एक्टिविटीज कहाँ शुरू होगा, सिंपल इंस्ट्रक्शन, सिंपल आइडिया, सिंपल कॉन्वर्सेशन, इन लोग दे विल ट्राई टू फॉरगेट. पहले क्या था, फिजिकल एक्टिविटी डिस्टर्ब था, छोटा से मेमोरी डिस्टर्ब था, अभी पूरा डिस्टर्ब हो रहे. दे विल बी इरिटेबल एंड एंग्जाइटी. क्यों इरिटेबल होता है, बिकॉज इफ यू आर टेलिंग अरे क्यों आप भूल गया, व्हाई यू फॉरगेट, इफ यू आर आस्किंग डेफिनेटली इनको गुस्सा आएगा. सो दैट इज वन फैक्टर. एंड वॉन्डरिंग बिहेवियर बिकॉज ऑफ मेमोरी लॉस, दे विल नॉट आइडेंटिफाई हमारा साथ कौन है, हमारा फैमिली में कौन है, हम कहाँ हैं, समझ में, किसके साथ जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो सब कुछ इन लोग फॉरगेट में, द स्टेज शुरू होगा, फॉरगेटफुलनेस शुरू होगा. इसलिए वॉन्डरिंग बिहेवियर, नेग्लेक्ट ऑफ पर्सनल हाइजीन, इट इज वेरी ऑब्वियस, मेमोरी पावर नहीं आ रहे. नेक्स्ट फेज क्या होगा, डेफिनेटली लाइक दे विल लीड इनटू पुअर ईटिंग पैटर्न, पुअर हाइजीन, पुअर स्लीपिंग पैटर्न, पुअर रिलेशनशिप and social isolation also, because they will forget the family members. मतलब whether family में हम कौन है, हमका responsibility क्या है, whether हम we are the responsible person, we are the head of the person, ये पूरा scenario इन लोग forget करता है. इधर here only we can see the exact symptoms. It may lead into third stage, marked weight loss will be there due to inadequate dietary pattern. वो सबको पता ही है. पुअर हाइजीन, पुअर इंटेक इज द डेफिनेटली ईटिंग पैटर्न एलिमिनेशन में दिक्कत होगा. अनएबल टू कम्युनिकेट, मेमोरी पावर नहीं आ रहा है, रिकॉल करने के लिए इनिशिएटिव नहीं ले रहे, डेफिनेटली इट मे लीड इनटू पुअर कम्युनिकेशन एंड डज नॉट रिकॉग्नाइज द फैमिली मेंबर्स. सो दिस आर द प्रॉब्लम्स. सी वेरी सिंपल बच्चों, मेमोरी नहीं क्रिएट हो रहे, रिक्रिएट नहीं हो रहे, रिकॉल नहीं हो रहे, डेफिनेटली दे विल फॉरगेट देयर ओन आइडेंटिटी, they will forget their daily living activities, they will forget the family members. At last it may lead into what, weight loss, or it may, they will forget the family, they will forget the identity, and it may lead into death. Clear? So these are the some of the factors. Clinical features का मैंने निमोनिक्स बनाया है.
सो कगा से दिक्कत शुरू होगा, कॉग्निटिव फंक्शंस, ब्रेन फंक्शन में शुरू होगा, इसी वजह से साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस आएगा, दैट इज अफेक्टिव डिस्टर्बेंस आएगा, एंड इट में लीड इनटू बिहेवियरल परफॉर्मेंस, साइकोमोटर एक्टिविटी, फिजिकल परफॉर्मेंस, काम करने के लिए दिक्कत होगा, एंड न्यूरोलॉजिकल फंक्शन लाइक रीजनिंग, जजमेंट, फ्यूचर एक्टिविटीज, फ्यूचर का मतलब फ्यूचर में हमारा रोल क्या होगा, हम क्या करेगा, वो पूरा भूल जाता है। कैटास्ट्रोफिक रिएक्शन, पर्सनालिटी चेंजेस, एट लास्ट डेफिनेटली पर्सनालिटी चेंजेस आएगा ही आएगा, बिकॉज दे विल फॉरगेट ऑल देयर पास्ट एंड प्रेजेंट मेमोरीज, भूल जाता है ना। सो इसका प्रकार वी विल सी द इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन। कॉग्निटिव में डिसओरिएंटेशन होता है। डिसओरिएंटेशन क्या होता है, पहले आप कौन, आप कहाँ हैं पहले, whether you are in the college, you are in the class, you are in the room, so that is called as orientation। हमको एक रियलाइजेशन होना चाहिए हम कहाँ हैं, हमारा रोल क्या है। सो उसमें प्रॉब्लम होगा। पुअर जजमेंट, सपोज हम लाइक राइट और रॉन्ग सिचुएशन दोनों दे रहे, उसमें क्या सॉल्यूशन लेना है, जजमेंट लेना है, कंक्लूजन लेना है, वो पूरा भूल जाता है। डिफिकल्टी इन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड डिक्रीज अटेंशन स्पैन। सो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब कुछ नहीं है बेटा, एक चीज में, एक सिचुएशन में सेम सिमिलैरिटी क्या है, डिसिमिलैरिटी क्या है, सेम चीज क्या है, डिफरेंट चीज क्या है, वही आइडेंटिफाई करना है। सपोज एक पेशेंट का और एक पर्सन का सामने कुछ गलत जा रहा है, उसमें हम लोग राइट एंड रॉन्ग, सेम और डिफरेंट आइडेंटिफाई करके बात करना है, वही पूरा डेली लिविंग फंक्शंस में भूल जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव इंपैयरमेंट। अफेक्टिव इंपैयरमेंट में और इट इज रिलेटेड टू मूड, इट इज रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल फंक्शन। सो इसीलिए रैपिड मूड चेंजेस होगा, समटाइम गुस्सा भी होगा, हैप्पी भी होगा, सैड भी होगा, हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। इरिटेबिलिटी एंड डिप्रेशन। इरिटेबिलिटी क्यों होता है, बिकॉज दे डोंट नो वेदर दे आर नॉर्मल और अबनॉर्मल, वेदर हम सच बोल रहे गलत बोल रहे, हम कौन सा जगह पे है, वेदर वी आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग और अबनॉर्मल ह्यूमन बीइंग, उसमें दिक्कत हो, इसलिए पेशेंट हमेशा गुस्सा में आता है। सो नेक्स्ट बिहेवियरल परफॉर्मेंस और बिहेवियरल इंपायरमेंट में स्टीरियोटाइपिक बिहेवियर विल बी देयर। सपोज आप कुछ काम दे रहे, इधर मेमोरी में दिक्कत होगा और परफॉर्मेंस में दिक्कत होगा, इसलिए इन लोग क्या करता है, एक ही काम हमेशा रिपीट करता है, वेदर इट इज राइट एक्टिविटी और रॉन्ग एक्टिविटी, वॉट एवर इट मे बी, हमेशा इन लोग एक्टिविटी रिपीट करता है विदाउट मीनिंग और विदाउट पर्पस, एंड चेंजेस इन द सेक्सुअल ड्राइव और सेक्सुअल रिलेशनशिप एंड न्यूरोटिक और साइकोटिक बिहेवियर, इधर इट मे रीड इनटू न्यूरोटिक डिसऑर्डर और साइकोटिक डिसऑर्डर। समझ में आ गया कि क्यों इतना प्रॉब्लम आ रहे हो, बिकॉज ऑफ ओनली टू, दैट इज प्रॉब्लम इन द मेमोरी एंड प्रॉब्लम इन द डेली एक्टिविटीज, डिस्टर्बेंस इन द डेली एक्टिविटीज। सो नेक्स्ट कंटिन्यूएशन देखता है, इट में लीड इनटू न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। सो इधर देखो पूरा ये किया मैंने, ये इन द सेंस एब्सेंट, दैट इज एब्सेंस ऑफ स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग। अफेसिया इन द सेंस लैंग्वेज, मतलब इन लोग साउंड आएगा, समझ में आया, मूवमेंट्स भी आएगा, साउंड भी आएगा, बट कौन सा वर्ड बोल रहे, कौन सा साउंड में बोल रहे, कौन सा टोन में बोल रहे, जोर से बोल रहे, कम से बोल रहे, उसमें हमको फाइंड आउट नहीं कर पाएगा। इसका मीनिंग वही क्या बात कर रहे, उसका मीनिंग हमको समझ में नहीं आएगा। एंड डिफिकल्टी इन परफॉर्मिंग द लर्नड मूवमेंट्स, मतलब डेली रिपीटेड एक्टिविटीज हम मैनरिज्म और परफॉर्मेंस करता है ना, उसमें भी दिक्कत होगा, दे विल फॉरगेट इट। सपोज हेयर स्टाइल ऐसा कर रहे, नॉर्मली पर्सनालिटी ऐसा करता है, बट दे विल फॉरगेट इट, दे डोंट नो हाउ टू कोम दैट, दे डोंट नो हाउ टू पुट द वॉच, ये तो रेगुलर एक्टिविटी है, बट उसमें भी दिक्कत होगा। अगोनेशिया, इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द फेमिलियर ऑब्जेक्ट और द पीपल। सो इसलिए मैंने बोला डेली एक्टिविटीज, डेली लिविंग में दिक्कत होता है, मतलब डेली फेस करेगा वही सिचुएशन, वही पर्सनालिटी, सब कुछ, बट दे विल फॉरगेट। इन लोग इनिशिएटिव भी नहीं लेगा, मतलब शुरू करने के लिए कोशिश भी नहीं करेगा। So seizure activities at last we will get, and catastrophic in the sense that is disturbance in the physical activities, agitation, and they will try to hide their memory, thinking the problems by changing their object or making the jokes। मतलब इन लोग वही सिचुएशन लोग अवॉइड करेगा बाई टेलिंग द जोक्स और चेंजिंग द टॉपिक और स्किपिंग द टॉपिक। समझ में आ गया, वही सारा सिम्टम्स वी कैन सी इट हियर। एंड नेक्स्ट पर्सनालिटी चेंजेस। सो डेफिनेटली कोग्निटिव, हाइजीन, डाइट और डेली एक्टिविटीज डिस्टर्ब हो रहे, डेफिनेटली 100% इट मे लीड इनटू पर्सनालिटी डिफेक्ट। सो कैसे हम क्लासिफाई और क्राइटेरिया कर सकते हैं, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन डेली लिविंग एक्टिविटीज, इजिली मेंटल फेटिक, मतलब इमोशनली इंस्टेबल होगा, तुरंत इन लोग फेटिक होता है बेस्ड ऑन द साइकोलॉजिकल डोमेन्स। सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर एंड पुअर सेल्फ केयर। सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर ना, दे विल बी हैविंग लाइक ओनली खुद का बारे में सोचता है, बट वही भी प्रॉपर मैनर में, प्रॉपर हाइजीन में नहीं सोचाएगा।
And memory impairment, recent memory loss will be the first one. Recent memory in the sense like 1 week before or half an hour before or 1 day before क्या क्या आपने फेस किया, कौन आया था, कौन सा सिचुएशन में था, क्या था घर में और आप प्रोफेशनल लाइफ में क्या क्या सिचुएशन था, वही पूरा इन लोग भूल जाता है. सी मैक्सिमम 3 कैटेगरी ऑफ मेमोरी टेस्ट होता है बच्चों. वन इज लाइक रीसेंट, रिमोट एंड क्या होता है बच्चों, रीसेंट, रिमोट एंड one is what, immediate memory. So immediate memory na like within fraction of second में क्या क्या face किया, बात किया. So that is the thing. Recent memory ना will like last night, last day, 1 week का बीच में क्या क्या scenario वही भूल जाता है. Remote memory in the sense 5 years before, 10 years before आपका anniversary, birthday, good happenings और bad things क्या क्या है वही पूरा भूल जाता है. So all situations we can see in the memory impairment. So totally overall dementia क्या होता है, first symptom is memory impairment. Memory दिक्कत हो गया मतलब पूरा पर्सनालिटी, डेली एक्टिविटीज, रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन सब कुछ डिस्टर्ब होता है. सो दिस इज द सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिमेंशिया. क्लियर. सो हम लोग कैसा डायग्नोस कर सकते हैं. सो फर्स्ट थिंग इज हिस्ट्री कलेक्शन. सबको पता ही है साइकियाट्रिक में हिस्ट्री कलेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो हम लोग क्या पूछना चाहिए बच्चों, मतलब कुछ हेड इंजरी है, व्हाट इज द टाइप ऑफ ईटियोलॉजी. फॉर एग्जाम्पल एनी हेड इंजरी, इन्फेक्शन और साइकियाट्रिक डिसऑर्डर, वही पूरा पास्ट हिस्ट्री अच्छे से कलेक्ट करना है. फिजिकल एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एनी CNS इन्फेक्शन के लिए सर्जरी किया, ट्रीटमेंट लिया, एनी इंप्रेशन इज प्रेजेंट, दैट वी कैन आस्क एंड बेस्ड ऑन द ICD-10 क्राइटेरिया. बिकॉज अभी हमने ICD-10 क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन पढ़ाई किया है ना. सो दैट वी कैन यूज इट एंड फॉलो द टेस्ट फॉर डायग्नोसिस. सो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में ज्यादा क्राइटेरिया दिया है. कॉग्निटिव फंक्शन लाइक अटेंशन, कॉन्सेंट्रेशन, मेमोरी टेस्ट वगैरह होता है ना, वही परफॉर्म कर सकते हैं. Apart from that, we can go for imaginary studies, that is CT and the MRI and spinal cord analysis, because nerve damage का वजह से भी dementia का symptoms आ सकता है. Clear? So basic investigation criteria के according roll out करना. At last we can go into the CT MRI. उसमें पता चलेगा whether any degenerative vascular impact is present or not. Clear? So this is the diagnostic evaluation. Same time treatment क्या होगा? First thing, स्लीप में डिस्टर्ब होता है, इसलिए वी कैन गिव फॉर एंटी एंजाइटी और बेंजोडाइजेपिन ड्रग्स. एंड इफ एनी डिप्रेसिव सिम्टम प्रेजेंट है, वी कैन गिव द एंटी डिप्रेसेंट. और एनी हैलुसिनेशन और डेल्यूशन, सी वही डिमेंशिया के साथ साथ डेफिनेटली हैलुसिनेशन और डेल्यूशन प्रेजेंट होगा. So if any problem present, any associated disorder symptoms present, you can give or doctor can prescribe the antipsychotic drug. Clear? Apart from that, any infection का वजह से they are having a seizure और CNS infection का वजह से सीजर है ना, they can go for anti-seizure drugs also. So this are the associated medical disorder का वजह से हम लोग दवा देता है. Exact drug is not available. So apart from the daily routine or what are the other managements we can do ना, daily routine मतलब फिक्स्ड शेड्यूल होना चाहिए. खाना के लिए, हाइजीन के लिए, कुछ एक्टिविटी परफॉर्मेंस के लिए शेड्यूल होना चाहिए, जगह भी फिक्स्ड होना चाहिए. इसका मीनिंग है पेशेंट इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, बट क्रॉनिक सुपरविजन, कंटिन्यूअस सुपरविजन फ्रॉम द फैमिली और फ्रॉम द केयरटेकर इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर. सेट द रेगुलर टाइमिंग फॉर वेकिंग अप, बाथिंग, मील्स एंड एक्सरसाइज. इसलिए मैंने बोला ना डेली एक्टिविटीज के लिए हम लोग शेड्यूल बनाना है. यू थिंक इट, डेली एक्टिविटीज के लिए हम शेड्यूल बना रहे हैं, देन हाउ सोसाइटी में इन लोग का इंटरेक्शन और IPR होगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कंसिस्टेंट रूटीन प्रोवाइड्स द सिक्योरिटी एंड रिड्यूस द कंफ्यूजन और एंजाइटी. इज दिस वेरी नॉर्मल. आपने अच्छे से एक एक काम शेड्यूल के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप लेके जा रहे हैं, इनको मेंटल कंफ्यूजन, मेमोरी लॉस में थोड़ा मैनेज कर सकते हैं. क्लियर. वी कैन मेक द पेशेंट फ्री फ्रॉम दैट प्रॉब्लम. अपार्ट फ्रॉम द डाइटरी पैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो हम लोग बैलेंस्ड डाइट देना है विच इज रिच इन प्रोटीन, फाइबर एंड ऑल्सो द कैलोरीज. बिकॉज इन लोग खाना के लिए, खाना के ऊपर भी आइडिया, इंटरेस्ट नहीं आएगा, इसलिए बैलेंस डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एनफ टाइम फॉर द मील. सो आफ्टरनून लंच के लिए, लंच में थोड़ा ज्यादा खाना है ना, सो लंच के लिए ज्यादा टाइम होना चाहिए. टेल द पेशेंट नेम ऑफ द मील्स, मतलब आप क्या क्या काम परफॉर्म कर रहे हैं, क्या क्या खाना पेशेंट्स को मिल रहा है, वही पूरा पेशेंट से हमेशा बात करना है. दैट इज द सिंपल फैक्टर. पेशेंट से हमेशा बात करना है so that इनको मेमोरी में थोड़ा improvement we can see it. Clear? So it is based on daily living activities. Apart from that, personal hygiene, हमने symptoms में पढ़ाई किया ना, personal hygiene में दिक्कत होगा. So here personal hygiene सबको पता ही है, how to brush, what are the items used for brushing, bathing, clothing,
आपको क्लॉथ कहाँ है, कहाँ जाके बात लेना है, हेयर कॉम कैसा करना है, वही पूरा फॉलो अप करना है. एंड स्किन क्लीन ड्राई, इट इज वेरी स्पेशली बिकॉज एनी स्किन डिसऑर्डर और एलर्जिक इन्फेक्शन नहीं आना है, इसलिए सारा क्लीन्स और क्लॉथ शुड बी वेरी क्लीन एंड infection free. And remove the bathrooms doors locks if causes any difficulty or safety concern. इसका मीनिंग है टॉयलेट का और बेडरूम का और कुछ भी लॉक नहीं रखना चाहिए, because sometimes patients will lock the door and they will sit inside. वही पूरा unfortunate situation create नहीं करना है, इसलिए environment should be free. Clear? And prevention of accident, any environmental hazard, for example room or ward or particular area congested है, physical distance कम है ना, वही पूरा हम concentrate करना है. Secure the carpets and avoid the clutter. ये तो very normal है, old age हमारा घर में है ना, we will see the slippery items नहीं होना चाहिए, पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए, safety environment create करना चाहिए. So like a child we have to take care, because इनको memory भी दिक्कत होगा, identity भी दिक्कत होगा, daily activities भी perform नहीं कर पाएगा. So they are like a child. So बच्चों को क्या क्या care देता है, वही पूरा care dementia patient को हम लोग देना ही चाहिए. मैनेजमेंट ऑफ मूड एंड इमोशंस, हम लोग पढ़ाई किया है ना, इरिटेबिलिटी एंड मूड चेंजेस होगा, इसलिए क्वाइट एंड काम एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. रेगुलर रूटीन और रेगुलर एक्टिविटी शुड बी मेंटेन. अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स और द स्ट्रेसफुल सिचुएशन. सपोज पेशेंट गलत से बात कर रहे, गलत में कोशिश कर रहे, गलत में परफॉर्म कर रहे, एज ए केयरटेकर, एज ए रिलेशन फैमिली मेंबर्स हम लोग थोड़ा ध्यान से हैंडल करना है, हम भी गुस्सा नहीं करना है, बिकॉज पेशेंट्स को बुद्धि नहीं है, पेशेंट्स को रिकॉल और मेमोरी पावर नहीं है, अननोइंगली इनसाइट एब्सेंट होगा, इसलिए इन लोग परफॉर्म कर रहे. सो वी शुड बी वेरी केयरफुल एंड IPR कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए हम लोग क्या करना है बच्चों, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछना है, ज्यादा वर्ड्स यूज नहीं करना है, मतलब कंटिन्यूअसली बात नहीं करना, एक एक क्वेश्चन को एक एक सिंपल वर्ड यूज करके आंसर लेना है. क्लियर? थोड़ा टाइम देना है, टाइम पास यूज करके हम लोग बात करना है. रिपीट द इंफॉर्मेशन वेर एवर नीडेड. क्लियर? सपोज लाइक यू आर टेलिंग, अरे पापा हमारा घर में एक रिलेटिव आने वाला, हमारा नोन बंदा आने वाला, वी हैव टू रिपीट इट, वी हैव टू रिकॉल द मेमोरी. वही पर्टिकुलर सिचुएशन पर्सन के ऊपर इन लोग क्या क्या सोच रहे, वही पूरा हम लोग कलेक्ट करके ऑब्जर्व करके रखना ही चाहिए. एंड एनकरेज एंजॉयबल एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग, मतलब इनको प्लेजरेबल एक्टिविटीज क्या है, कौन सा एक्टिविटी, कौन सा रिलेशनशिप और कौन सा सिचुएशन इनको ज्यादा हैप्पी करता है, नॉर्मल लाइफ क्रिएट करता है, वही पूरा हम लोग फॉलो अप मेंटेन करना ही चाहिए. क्लियर? एंड नेक्स्ट डिसऑर्डर वी आर मूविंग इनटू डेलीरियम. सो अभी तक हमने डिमेंशिया कंप्लीट किया है. डिमेंशिया ना सिंपल कॉन्सेप्ट बच्चों, मेमोरी इंपेयरमेंट होगा, इसी वजह से डेली एक्टिविटी, आइडेंटिफिकेशन, कम्युनिकेशन में दिक्कत होगा. क्लियर? नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू डेलीरियम. सो डेलीरियम क्या होता है? इट इज ऑल्सो ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम ओनली. इट मे बी कैरेक्टराइज्ड बाय impairment in the consciousness, disorientation, disturbance in the perception and restlessness. So this is related to perception. First thing is conscious में disturb होगा. Conscious क्या होता है? सपोज आपका सामने कोई क्वेश्चन पूछ रहे, कुछ आपको बुला रहे ना, आप रेस्पॉन्स देता है, इधर बाय वर्बल रेस्पॉन्स और मोटर रेस्पॉन्स देता है, इसमें सब कुछ डिस्टर्ब होगा. दैट इज कॉल्ड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. आई ओपनिंग होगा, बॉडी मूवमेंट होगा, बट आप रेस्पॉन्स नहीं देगा, इधर थ्रू फिजिकल एक्टिविटी और थ्रू वर्बल रेस्पॉन्स और वर्बल एक्टिविटी. समझ में आया? यू आर अलाइव, यूर आईज विल बी ओपन, यू आर वेरी नॉर्मल, बट आप लोग रेस्पॉन्स नहीं देगा. उसमें भी क्लासिफिकेशन होता है, लाइक सेमी कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, एवरीथिंग अंडर. सो उसमें डिस्टर्ब होगा, इसी वजह से भी ओरिएंटेशन भी होगा. ओरिएंटेशन 3 एस्पेक्ट में होता है. ओरिएंटेशन टू, इट इज वेरी नॉर्मल है ना. सपोज वी आर टॉकिंग ना, वी विल आस्क, अरे आप कौन, आप कहाँ हो, आप क्या है, टाइम कहाँ से आ रहा है, यस और नो. सो उसी क्वेश्चन, उसी कैटेगरी में दिक्कत हो रहा है. डेफिनेटली नेक्स्ट स्टेजेस में दिक्कत आएगा ही आएगा. एंड डिस्टर्ब्स इन द परसेप्शन अंडर रेस्टलेसनेस. परसेप्शन क्या होता है? हाउ टू एनालाइज, सामने क्या हो रहा है, आगे क्या होना चाहिए, वही पूरा रियलाइजेशन में नहीं होता है. सो दिस इज कॉल्ड एज, क्या होता है बच्चों, डिमेंशिया. सो उसका क्लास डेलीरियम, उसका etiology they have given. One is vascular factor. So vascular factor na disturbance in the blood circulation, blood factor or like blood related components or organs. So encephalopathy का वजह से भी cerebral atherosclerosis or any hemorrhage. So arteries, veins, so blood and blood tissues में any hemorrhage, cholesterol, atherosclerosis, degenerative factor present है. इसी वजह से भी delirium आ सकता है. And infection. So infection seen in the brain or brain layers like chronic meningitis, encephalitis, that also will create a problem.
that is neoplastic cancer, space occupying lesion, cancer in the brain or CNS system. वो क्या करेगा? Definitely blood to circulation को बंद करेगा, next function शुरू नहीं होगा, yes or no? सर्कुलेशन नहीं होगा, देन कॉग्निटिव फंक्शंस और सीएनएस फंक्शन डिस्टर्ब होगा. सो दैट इज वन फैक्टर. एंड इंटॉक्सिफिकेशन, एनी सब्सटेंस विल बी हैविंग ए इंटॉक्सिफिकेशन. फॉर एग्जाम्पल पेशेंट क्रॉनिक टाइम से कैंसर ड्रग, टीबी ड्रग और एनी इम्यूनोलॉजिकल ड्रग्स ले रहे, दैट विल कॉज द इंटॉक्सिफिकेशन. ब्लड में वही केमिकल ड्रग्स का इफेक्ट ज्यादा पड़ता है. सो दैट ऑल्सो वन फैक्टर. एनी ट्रोमैटिक रिलेटेड, सपोज हेड इंजरी का वजह से एनी इंट्राक्रेनियल हेमरेज, एक्स्ट्राक्रेनियल हेमरेज और हेमाटोमा हो गया. सो दिस एंड ऑल माइन्यूट प्रॉब्लम है, बट इट विल इम्पैक्ट क्या होता है, ज्यादा होता है. सो दिस विल कॉज डेलीरियम and any deficiency. Main factor is thiamine deficiency present. Alcohol use induced patient or like poor diet में patients होता है ना, वही पूरा thiamine deficiency present है, उसी वजह से भी delirium हो सकता है. और endocrine और metabolic disorder. So सबको मालूम है what is endocrine, exocrine and metabolic function. So that may lead into hypothyroid, hyperthyroid or diabetes or like diabetic complication. So all this factor will lead into delirium. सो फर्स्ट सिम्टम क्या होगा, मैंने अच्छे से अभी एक्सप्लेन किया है, इंपायरमेंट इन द कॉन्शियसनेस. सो कॉन्शियस दिक्कत हो रहे, नेक्स्ट पेशेंट बात नहीं करेगा, कोशिश नहीं करेगा, नहीं सोचेगा फ्यूचर क्या होगा, वही कौन है आपका साथ, कौन कौन है, पूरा फॉरगेटफुल होता है. यस और नो? सो दैट इज इम्पायरमेंट ऑफ द अटेंशन एंड द परपेचुअल डिस्टर्बेंस. इसका मीनिंग है परसेप्शन में डिस्टर्ब होगा. परसेप्शन क्या होता है, when you see the something, आप right, wrong और present, absent दोनों एस्पेक्ट में सोचना चाहिए, उसमें डिस्टर्ब होगा. एंड साथ साथ कोग्निटिव फंक्शन, डेलीरियम में कोग्निटिव फंक्शन इज द थर्ड कैटेगरी, whereas डिमेंशिया में कोग्निटिव फंक्शन इज द फर्स्ट कैटेगरी. यस और नो? ये डिफरेंस आपको समझना ही चाहिए बच्चों. वेरी सिंपल. डेलीरियम इन द सेंस क्या होगा, कॉन्शियस में डिस्टर्ब होगा. डिमेंशिया इन द सेंस मेमोरी में डिस्टर्ब होगा. ये दो कैटेगरी आपको समझ में आ रहा है, आप लोग 15 मार्क क्वेश्चन अच्छे से लिख सकते हैं. Clear? And it may lead into psychomotor disturbance in the sleep wake cycle, because इन लोग conscious नहीं है, orientation नहीं है, definitely इन लोग डरेगा, नींद नहीं आएगा, अच्छे से sleep नहीं आएगा. And it may lead into emotional disturbance also, irritable होगा, गुस्सा करेगा, रोगा. Yes, so all the symptoms we can see it here. And how we will diagnose in the sense history collection, physical examination. So history collection क्या होता है, we have to find out whether substance abuse is present or not, because हमने अभी तक अपने ईटियोलॉजी फैक्टर पूरा पढ़ाई किया है ना, वैस्कुलर हो गया, इन्फेक्शन हो गया और इंटॉक्सिफिकेशन हो गया. यस और नो? सो एनी सब्सटेंस अब्यूज फैक्टर प्रेजेंट है, इट मे लीड इनटू थायमिन फैक्टर. यस. और एनी पुराना हेड इंजरी है, लॉन्ग टर्म एनी मेडिकल प्रॉब्लम है, पास्ट हिस्ट्री अच्छे से कलेक्ट करना चाहिए. फिजिकल एग्जामिनेशन वी हैव टू सी दी हाइजीनिक फैक्टर्स और लाइक ईटिंग हैबिट्स, बॉडी वेट एंड एनी मार्क इज प्रेजेंट और नॉट, एनी स्कार इज प्रेजेंट और नॉट, वही आइडेंटिफाई करना है. एंड सबको पता है based on the DSM-5 criteria, ICD-10, 11 criteria, maximum clinical में all the doctors और maximum professionals follow करता है to diagnose the psychiatric disorder. So वही criteria use करके हम लोग diagnosis कर सकते हैं. And one special scale is there, that is Richmond agitation and sedative scale. So उसमें भी criteria आएगा, उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग diagnosis कर सकते हैं. उसमें failure हो रहा है, difficulty हो रहा है, then we can move into CT, MRI और PET scan and all. समझ में आ गया? ये तो basic investigation है. So like now we are moving on to treatment क्या करता है. So delirium dementia के लिए special treatment नहीं है बेटा, symptomatic management is very important. So benzodiazepine हम लोग देना है, because like benzodiazepine के अंदर डायजेपिम, लोराजिपिन देना है to control the agitation or the anxiety symptom. साथ साथ पेशेंट को सपोज साइकेट्रिक फीचर्स, बिकॉज डेफिनेशन में पढ़ाई किया ना, परसेप्शन डिसऑर्डर, डेल्यूशन, हैलुसिनेशन होगा, इन्हीं साइकोटिक सिम्टम प्रेजेंट है. कॉमन ड्रग हैलोप्रिडोल 5 mg दे सकते हैं और क्लोप्रामाजिन दे सकते हैं टू कंट्रोल द एजिटेशन एंड द साइकोटिक सिम्टम. साइकोटिक सिम्टम्स क्या होता है, डेल्यूशन, हैलुसिनेशन, इल्यूशन, वही सिम्टम के अकॉर्डिंग हम लोग दवा देना है. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द कॉजेस. सपोज पेशेंट्स को लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट इज दैट, हाँ एक हो रहा है, सपोज पेशेंट्स को क्रॉनिक डायबिटिक कीटोसिडोसिस, सडनली हाइपो में गया, सडनली हाइपर में गया,
definitely it will affect the conscious level, it will affect the orientation level. इसलिए इन लोग ने दिया है, first we have to rule out patients को hypoglycemia, hypoxia, thiamine deficiency और fluid electrolyte imbalance present है, वही पूरा हम लोग कलेक्ट करना है. बच्ची मैंने अभी क्या क्या बताया ना, ये पूरा डेफिनेटली डायबिटिक पेशेंट्स को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट को प्रेजेंट होगा. ये सिम्टम्स पेशेंट अच्छे से दवा नहीं ले रहे, डाइट फॉलो नहीं कर रहे, डेफिनेटली ये सिम्टम्स आएगा ही आएगा. दिस एंड ऑल इमरजेंसी सिचुएशन हम लोग फॉलो अप में रखना है, अच्छे से मैनेजमेंट भी फॉलो करना है. क्लियर? एंड नेक्स्ट इज व्हाट मीट द फिजिकल नीड्स. मतलब लाइक पेशेंट्स का कंडीशन क्या है, वेदर मोटर एक्टिविटी नॉर्मल है, अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल है, डेली एक्टिविटी खुद से मैनेज कर पा रहे नहीं कर पा रहे, वही फॉलो अप करना है. मेंटेन द इनटेक, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट डिफिसिट का वजह से भी इनटेक आउटपुट में डिस्टर्ब होगा, अदर मेडिकल प्रॉब्लम का वजह से भी डिस्टर्ब होगा, पूरा मॉनिटर करना है. एंड स्किन केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाइटल साइंस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. यस, बिकॉज पुअर हाइजीनिक केयर में होता है ना, सो दैट इज कॉल्ड एज मीट द फिजिकल नीड्स और द डेली नीड्स. डेली एक ह्यूमन बीइंग क्या क्या करता है वही पूरा इसमें अच्छे से फॉलो करना है. एंड लाइक डाइट और फ्लूइड इंटेक इज वेरी इंपॉर्टेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट ओरिएंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने बताया ना, कॉन्शियस डिस्टर्ब होगा, इसी वजह से डिसओरिएंटेशन होता है. सो इसलिए हम लोग ओरिएंटेशन देना, अरे यू आर इन द हाउस, ये अपना रूम है, ये आपका मम्मी पापा है, आपके साथ इतना लोग है, आज नाइट चल रहा है, डे चल रहा है, अभी मतलब डे टाइम चल रहा है, ये डार्क रूम है, सब कुछ कॉन्वर्सेशन में रखना है. पेशेंट्स को रिकॉल ओरिएंटेशन रिपीट करना है. एंड क्लॉक ऑन द कैलेंडर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वर्बली आप एक्सप्लेन कर रहे, पेशेंट को समझ में नहीं आएगा, याद नहीं रखेगा. इसलिए सारा विजुअली पेशेंट का सामने, पेशेंट्स का अगल बगल में हम लोग कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करके देना ही चाहिए. क्लियर? रिपीट द इंफॉर्मेशन एज नीडेड. सो अभी तक हमने क्या कंप्लीट किया बच्चों? डिमेंशिया भी कंप्लीट किया है. आप नोट करके रखिए बच्चों, डिमेंशिया, डेलीरियम, दैट इज ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर और सिंड्रोम. डेफिनेटली 5 मार्क में क्वेश्चंस पूछ सकता है, बट उसका टर्मिनोलॉजीज अलग होगा, वही भी आप याद रख लीजिए. सो नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी वी विल सी, दैट इज ऑर्गेनिक अमनेस्टिक डिसऑर्डर. मैंने पहले बताया, इट इज रिलेटेड टू क्या होता है, डिस्टर्बेंस इन देयर, क्या होता है, डिस्टर्बेंस इन देयर विटामिन डेफिशिएंसी, दैट इज थायमिन डेफिशिएंसी. इधर मेन सिम्टम्स वी कैन सी द इम्पेयरमेंट इन द मेमोरी एंड ग्लोबल इंटेलेक्चुअल फंक्शन. इसका मीनिंग है all the intellectual function, cognitive functions are calm related to thinking, judgment, वही पूरा डिस्टर्ब होता है due to underlying organic cause. इसका मीनिंग इधर क्या होगा बच्चों, ऑर्गेनिक फैक्टर प्रेजेंट होगा, इधर अनाटॉमिकली फिजियोलॉजिकली उसमें कारण होगा ही होगा, बट देयर इज नो डिस्टर्बेंस इन द कॉन्शियसनेस. डेलीरियम डिमेंशिया में we can see the changes in the consciousness, but either we cannot see, patients will be very conscious, very normal, but दो aspect like memory and the intellectual functions में दिक्कत होता है, that is called organic amnestic disorder. So etiology क्या बोल रहे, मैंने पहले से बोल रहे हूँ, थायमिन डेफिशिएंसी होगा. बिकॉज क्यों होता है, बिकॉज ऑफ क्रॉनिक अल्कोहलिज्म. आप कितना हिस्ट्री भी ले लो बच्चों, आप हॉस्पिटल में भी फाइंड आउट कर सकते हैं. मतलब पेशेंट्स को सब्सटेंस अब्यूज, अल्कोहल इंड्यूस्ड पेशेंट्स को थायमिन डेफिशिएंसी क्यों आएगा, बिकॉज ऑफ पुअर इनटेक ऑफ रिच फूड्स, बैलेंस्ड डाइट और इनटेक ऑफ फूड्स. अपार्ट फ्रॉम दैट इसका नाम दिया है बेर्निक-कोर्साकोफ सिंड्रोम. आपको 1 मार्क में भी क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क में भी क्वेश्चन आएगा, बेर्निक-कोर्साकोफ सिंड्रोम. सो इधर वी कैन सी दी सिम्टम्स लाइक बिकॉज ऑफ हेड ट्रोमा भी होगा, बाइलेटरल टेम्पोरल लोबेक्टमी, सपोज शंटिंग प्रोसीजर किया और क्रेनियोटमी किया और लोबेक्टमी, लोब्स को रिमूव किया, उसका नेगेटिव इंपैक्ट का वजह से भी हो सकता है. हाइपोक्सिया, दैट इज डिक्रीज्ड ऑक्सीजन लेवल और ब्लड लेवल, उसी वजह से भी हो सकता है. यानी ब्रेन ट्यूमर, दैट इज क्या होता है बच्चों, ब्रेन में कैंसर होता है ना, उसी वजह से भी आ सकता है. अपार्ट फ्रॉम दैट एनी herpes simplex, that is chronic medical disorder or infectious disorder or degenerative disorder. But main कारण for like what is that amnestic disorder is thiamine deficiency. समझ में आया? So these are the etiology. Clinical symptom is recent memory impairment. सपोज पेशेंट्स को हेड इंजरी हो गया, सर्जरी से आ रहा है, पोस्ट रेपरेटिव पीरियड में और लाइक डिस्चार्ज हो रहे, दे विल फॉरगेट द रीसेंट एक्टिविटीज. मतलब इंसिडेंट के पहले क्या है, इंसिडेंट का बाद क्या है, अभी 1 डे के पहले क्या है, 1 वीक के पहले क्या क्या था, वही पूरा फॉरगेट होता है. ये पूरा टेम्पररी प्रॉब्लम होगा. एज ए केयर टेकर हम लोग अच्छे से केयर देके वही पेशेंट को अच्छे से समझ के वी आर गिविंग ए प्रॉपर बॉन्डिंग एंड केयरिंग, हम लोग की पेशेंट्स को रिकवरी कर सकते हैं. क्लियर? बट फिजियोलॉजिकली, अनाटॉमिकली, बाय बैड लक ब्रेन में, सीएनएस में नेगेटिव इंपैक्ट है, रिकवरी का परसेंटेज कम है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग.
क्लियर, एंड दैट इज कॉल्ड एज एंट्रोग्रेड एंड रेट्रोग्रेड अमनीशिया। मैंने अभी एक्सप्लेन किया ना, कोई ट्रीटमेंट और सर्जरी के पहले क्या सीन है, उसके बाद क्या सीन है, दे विल फॉरगेट इट। ओनली द नया नया सिचुएशंस इन लोग थोड़ा अंडरस्टैंड कर पाएगा, दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, बट मेमोरी में नहीं रखेगा, कॉन्शियस लेवल पे स्टोर नहीं करेगा, and there is no impairment in the immediate memory. Immediate memory ना तुरंत within a fraction of second, within one day, last night, last morning, उसमें नॉर्मल होगा, मतलब फ्यूचर में इनको मेमोरी आता है, बट पास्ट एंड फ्यूचर प्रेजेंट में कनेक्ट नहीं करेगा, पास्ट का बारे में पूछ रहा आंसर नहीं देगा। एज ए ह्यूमन बीइंग 3 एस्पेक्ट में हम लोग कनेक्ट करना है, वन इज लाइक पास्ट, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। इधर क्या होगा, प्रेजेंट में थोड़ा रिएक्शन देगा, फ्यूचर में कंटिन्यू कर सकते हैं, बट ये तीनों कनेक्ट नहीं कर पाएगा। क्लियर, सो दैट इज वन सिम्टम। So same thing, only history, physical examination and the DSM criteria follow करना है। Apart from that, like scale they have given RASS scale, so that उसके according भी collect करना है। Clear? So amnestic disorder, delirium, dementia, तीनों में past history is very important. Any head injury, treatment, chronic medical disorder or any surgery history, substance abuse history, personal history is very important. Clear? Apart from that, same here. So symptoms also same thing, only benzodiazepine, that is sedatives or anti-anxiety drug देना है, and haloperidol, that is antipsychotic drug, is very very important here, because patient को see any psychiatric disorder ले लो बच्चों, psychotic symptoms it will present, definitely it will present, at least एक एपिसोड तो होगा ही होगा। सो साइकोटिक सिम्टम प्रेजेंट है तो उसके अकॉर्डिंग दवा देना है। एग्जाम्पल हैलोपेरिडोल 5 mg और 50 mg क्लोप्रोमाजिन, एज पर डॉक्टर्स ऑर्डर एंड सिम्टम हम लोग एडवाइस कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉज एंड इट्स इमीडिएट करेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उसके साथ साथ दे हैव गिवन लाइक इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट के लिए और एनी हार्मोनल डिसबैलेंस इज देयर, उस करेक्ट करना है। O2 is needed. If any hypoxia is present, oxygenation admit करना है, and thiamine deficiency अभी तक हमने डिस्कस किया है ना, लाइक thiamine deficiency का वजह से भी amnestic disorder आ सकता है। सो इसलिए thiamine deficiency based on patient symptom, डॉक्टर एडवाइस के अकॉर्डिंग IV में हम लोग एडमिनिस्टर करना है। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट मैनेज करने के लिए IV फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एज ए नर्स, एज ए केयर टेकर हम लोग क्या करना है बच्चों, सेफ्टी एनवायरनमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो कैसा देना है, restrict the stimuli, keep the unit or keep the particular area very quiet calm. So इसीलिए घर में any psychiatric patient or any delirium dementia patient present है, environment will be very quiet, calm, injury free. Injury free मतलब खुद को भी देखना है and the family members और neighbors को भी देखना है। That is very important. There should be always somebody at the patient. So patients को अकेले नहीं छोड़ सकते, हमेशा एक फॉर ये प्रॉब्लम तो ओल्ड एज का आएगा। सो हमारा घर में लाइक एनी ओल्ड एज प्रेजेंट है, ग्रैंड फादर ग्रैंड फैमिलीज प्रेजेंट है ना, उसको हम लोग अच्छे से केयर देना ही पड़ेगा। ओरिएंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एलिवेटिंग द पेशेंट्स फियर एंड द एंजाइटी, सपोज पेशेंट को रिकवरी नहीं हो पा रहे, दे आर हैविंग ए फियर एंड एंजाइटी सिम्टम्स ना, दैट ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द रूम मतलब एनी ऑब्जेक्ट एनी सिचुएशन परसेप्शन डिस्टर्ब कर रहे, थिंकिंग डिस्टर्ब कर रहे, वही पूरा हटाना है। क्लियरली पेशेंट से बात करना है, इधर 1 word 2 word में पेशेंट को समझना के लिए हम लोग बात करना है। एज मच एज पॉसिबल हैव द सेम पेशेंट एट द ऑल टाइम। सो व्हाट दे आर टेलिंग, पेशेंट्स को मेमोरी में दिक्कत होता है, कॉन्शियस ओरिएंटेशन में दिक्कत होता है, इसलिए एक ही पर्सन होना चाहिए, इधर या परमानेंट केयरटेकर होना चाहिए और फैमिली मेंबर, सन डॉटर और इन-लॉ whomever it may be, सिमिलर फेस हम लोग बार बार शो करना है, इसलिए पेशेंट को कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, फियर एंजाइटी डिक्रीज होगा। समझ में आया? सो नेक्स्ट इज व्हाट, कीप द रूम वेल लाइटेड स्पेशली एट द नाइट। सो नाइट में हम लोग हमेशा क्या करता है, मतलब पर्सनालिटी और स्लीप पैटर्न के अकॉर्डिंग लाइट वगैरह बंद करता है, बट फॉर दिस कैटेगरी एवरीथिंग शुड बी वेल लाइटेड एंड वेंटिलेटेड। समझ में आया? सो दिस आर द बेसिक नर्सिंग मैनेजमेंट, and apart from that they are telling about meet the physical needs of the patient. So appropriate care is very important, that is physical assessment. क्या होना चाहिए, न्यूट्रिशनल बैलेंस फॉलो करना है, इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करना है, फ्लूइड सपोज हॉस्पिटल में है और एनी डिहाइड्रेशन प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग केयर देना है। स्किन केयर, हाइजीनिक केयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन लोग भूल जाता है, यस और नो, इसीलिए हम लोग मतलब रात में और सुबह और डेली क्या क्या डाइट ले रहे हैं और मेन्यू फॉलो कर रहे हैं, वही पूरा मॉनिटर करना ही चाहिए। क्लियर? And facilitate the orientation. Apart from that, orientation is very important. Repeatedly we have to talk
हु आर यू, वेयर आर यू, अभी क्या टाइम है, कौन सा डेट है, आप कहाँ हो, आप कौन हो, आपका साथ कौन कौन है, बात करके हम लोग IPR मेंटेन करना ही चाहिए। अलग से पेशेंट्स को नहीं छोड़ना है बच्चों। एनी साइकेट्रिक इमरजेंसी और क्राइसिस सिचुएशन क्रिएट हो गया, दैट ऑल्सो वी हैव टू हैंडल इट। क्लियर? एनी को पेशेंट्स मतलब फॉलो के लिए जा रहे हैं ना, वी कैन एबल टू मैनेज इट हियर। नया नया सिचुएशन, नया नया प्रॉब्लम, पेशेंट्स को डायरेक्टली बात नहीं करना है। क्लियर? पेशेंट मेमोरी के अकॉर्डिंग और इंटेलेक्चुअल के अकॉर्डिंग हम लोग हैंडल करना है बच्चों। सो अभी तक हमने यूनिट 5 कंप्लीट किया, मतलब यूनिट 4 दैट इज ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर कंप्लीट किया। सो नेक्स्ट यूनिट हम देखते हैं बच्चों, दैट इज यूनिट नंबर